हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट के क्रम में जो टेट और सुपर टेट और सी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज हमने बनाया है उसमें ये अगला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीधे प्रश्नों की ओर हम उन्मुख करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, रास ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? तो आपको ये याद रखना है, रास ने मानव विकास को कुल 4 भागों में बांटा है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। रास ने मानव विकास को कुल 4 भागों में बांटा है। उसी तरह से अर्नेस्ट जोन्स ने मानव विकास को उन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। और सामान्य रूप से मानव विकास को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जिसमें आपका पहला क्या होता है, सामान्य रूप से जब पढ़ते हैं तो पहला होता है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में जानना है कि शैशवावस्था हमेशा जन्म से शुरू होता है और 6 वर्ष तक होता है। शैशवावस्था के बाद हमारा कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष होता है। फिर बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था कहाँ से शुरू होता है? 12 से 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला पर देखते हैं। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो यहाँ पे याद रखना है कि शिक्षा की दृष्टि के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे सब कुछ जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति का शिक्षा तभी अच्छा होगा जब उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। तो इसमें बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं होगा। शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए। शारीरिक विकास को हम यहाँ पे महत्व नहीं देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे दिव्यांग छात्र भी मानसिक रूप से काफ़ी अच्छे होते हैं और वो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर होगा क्या? मानसिक विकास। अब देखिएगा, अवधारणाओं की बात कर रहा है। तो अवधारणाओं की बात कब करेगा? जब किसी का भी मस्तिष्क जो है मानसिक विकास अच्छा होगा। और मानसिक विकास अगर अच्छा होगा तो उसका बौद्धिक विकास अगर अच्छा होगा तो वो अवधारणाओं को अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा? समझ पाएगा। तो इसका प्रमुख उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? बौद्धिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास नहीं, सामाजिक विकास नहीं, संवेगात्मक विकास नहीं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो अभी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब बच्चे का कहेगा सर्वांगीण विकास या बाल विकास के बारे में बात करेगा, तो ये दोनों, बच्चे का सर्वांगीण विकास या बाल विकास, इन चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है ना, खेल के मैदान में। क्योंकि खेल के मैदान में बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, तो ये उत्तर हमारा सही होता है। लेकिन ये प्रश्न में क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर रहा है। तो संज्ञानात्मक किससे जुड़ा होता है? ज्ञान से जुड़ा होता है। और ज्ञान ज़्यादातर हमको कहाँ से मिलता है? विद्यालय एवं कक्षा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के किस क्षेत्र में शोध किया? तो याद रखिएगा, बिल्कुल ये रखने वाली चीज़ है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास का पहलू नहीं है। देखिए, मानव विकास में संप्रत्यय निर्माण होता है। मानव विकास में अधिगम जो होता है वो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का परिणाम होता है। मानव विकास में स्मृतियों का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन मानव विकास में नागरिक गुणों का विकास, ये कोई इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, यानी कि इसमें जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा नागरिक गुणों का विकास। ये आपका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अब देखिए, यहाँ कौन से बारे में बात कर रहा है? सामाजिक विकास में। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, सामाजिक विकास जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है? अंतः क्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? आनुवांशिकता तथा वातावरण। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेगात्मक विकास के तथ्यपरक अध्ययन से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है? तो देखिएगा, संवेगात्मक विकास के संबंध में जब भी बात करेगा ना तो हमेशा नाम ब्रिजेज का लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? 1932 में ब्रिजेज ने जो है वो बताया कि शैशवावस्था में जो 3 प्रमुख संवेग होते हैं, प्रेम, भय, क्रोध, ये जो है 2 वर्ष की उम्र तक ये इनका विकास हो जाता है। तो ये इन्होंने किस आधार पे कहा? उन्होंने संवेगात्मक विकास को अच्छे से स्टडी किया, उसको समझा
और उस शोध के आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष निकाले थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिजेज होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। जब किशोर में किसी वस्तु या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? देखिएगा, ये सब चीज़ें क्या होगी, वस्तु के सामने समस्या या जब परिस्थिति आएगा तो व्यक्ति जो है उसके साथ उसको डील करने के लिए कई तरीके से सोचेगा। तो ये किसका परिणाम होता है? यह उस व्यक्ति के सामाजिक विकास को दर्शाता है। ठीक है ना, सामाजिक विकास को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की शादी अगर हो गई, तो एक विशेष परिस्थिति में जब व्यक्ति हो जाता है तो वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है, अपने परिवार से प्रति क्या करता है? निर्णय लेता है, बहुत सारी ज़रूरतों के लिए निर्णय लेता है। ठीक है, तो वो किस के अंतर्गत आएगा, किस आयाम के अंतर्गत आएगा? सामाजिक विकास। ठीक है ना, आगेगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई। याद रखिएगा, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान किया था जीन पियाजे ने। ठीक है ना, किसने पहचान किया था? जीन पियाजे ने। आगे देखिएगा, पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं। अब देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका ऑप्शन हम बाल्यावस्था मार देते हैं। तो याद रखिएगा, इन ग्रंथियों का विकास शैशवावस्था में प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ होता है? शैशवावस्था में, लेकिन इनका प्रभाव इन दोनों में दिखाई देता है। पितृ विरोधी ग्रंथियां कौन सी होती है? तो ये मैंने बताया था, आडिपस। पितृ विरोधी ग्रंथि होती है आडिपस, और मातृ विरोधी ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पितृ विरोधी ग्रंथि के कारण जो है बालक जो है वो अपनी माँ से नफरत करते हैं, बालक जो है अपनी माँ से प्रेम करते हैं, पिता से नफरत करते हैं, और लड़कियां जो हैं वो अपने पिता से प्रेम करती हैं और माँ से नफरत करती हैं। इसलिए जिसका मुख्य कारण क्या होता है? ये पितृ विरोधी ग्रंथि जो होती है आडिपस, और मातृ विरोधी ग्रंथि जो होती है इलेक्ट्रा। तो ये मातृ विरोधी ग्रंथि किसमें पाया जाता है? ये लड़कियों में पाया जाता है, लड़कियों में दिखाई देता है। और पितृ विरोधी ग्रंथि किसमें पाया जाता है? लड़कों में। ठीक है ना, तो इनका विकास शैशवावस्था में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये हमको इनका जो लक्षण है वो हमको शैशवावस्था के अंत में या बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? शैशवावस्था में। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें मैंने आपको बताया वृद्धि और विकास उप विषय के अंतर्गत। ठीक है, अगले स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो सारे स्लाइड को आप देखिए, निश्चित रूप से आपका बाल विकास एकदम तैयार हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद।